Good morning students. Today we will discuss about रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। आज हम रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की बात करेंगे। रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल का उपयोग किया और उसकी जो थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की वो इज इक्वल टू 100 nm, 100 नैनोमीटर। तो 100 नैनोमीटर थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल का उपयोग किया और इस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की, बम्बार्डेड बाय अल्फा पार्टिकल्स। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। मतलब ए पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। देखिए ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। और इस रेडियो एक्टिव सोर्स में जैसे यूरेनियम का उपयोग कर सकते हैं, थोरियम का उपयोग कर सकते हैं, पोलोनियम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है यहाँ से निकलेंगे अपने अल्फा पार्टिकल्स। ये है अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल्स को उसने एक लेड प्लेट से होकर पास किया, यानी अपने एक्सपेरिमेंट में एक लेड प्लेट का उपयोग किया जिससे उसने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो आउट कर लिया। यहां से अल्फा पार्टिकल्स के निकलने के पश्चात ये अल्फा पार्टिकल्स जाकर गिरते हैं किस पर? गोल्ड फॉइल पर। इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस है 100 nm। इस गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड ZnS की स्क्रीन का उपयोग किया, यानी चारों ओर उसने यहां ZnS की स्क्रीन लगा दी। इस जिंक सल्फाइड ZnS की स्क्रीन की ये विशेषता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जब इस ZnS की स्क्रीन पर आकर गिरेगा तो लाइट उत्पन्न होगी। तो यहां लाइट फ्लैश उत्पन्न हो जाएगा, चमक उत्पन्न हो जाएगी। ये है ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है अल्फा सोर्स से यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स से निष्कासित होते हैं, लेड प्लेट से गुजरते हैं और गोल्ड फॉइल पर जाकर के गिरते हैं जिसकी थिकनेस है 100 nm। यहां से अल्फा पार्टिकल्स, अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं और सामने जाकर के ZnS स्क्रीन पर गिरते हैं, लाइट फ्लैश उत्पन्न होता है।
सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ यहां से डिफ्लेक्ट होते हैं स्मॉल एंगल से। लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली वन पार्टिकल बाउंस्ड बैक, वापस आता है 180 डिग्री के एंगल से, यानी 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली वन अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से जाकर टकराता है और बाउंस बैक वापस 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के एंगल से वापस घूम जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? तो ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है इसको दूसरे तरीके से ड्रा करते हैं। देखिए, ये 100 nm की गोल्ड फॉइल है जिसकी थिकनेस है 100 nm। और इस पर बमबारी की है, बम्बार्डेड बाई अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। अपने इस एक्सपेरिमेंट के सराउंडिंग में उसने ZNS स्क्रीन का उपयोग किया था, जिस पर कोई भी अल्फा पार्टिकल जाकर गिरेगा तो गिरते ही लाइट फ्लैश उत्पन्न होगा और उस अल्फा कण की डायरेक्शन हमें ज्ञात हो जाएगी। ये ZNS स्क्रीन है। Most of the alpha particles passed through gold foil undeflected, यानी ज्यादातर अल्फा कण जो हैं सीधे के सीधे गुजर गए, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। Some alpha particles were deflected by small angles, and 1 in 20,000 alpha particles, 20,000 alpha particles में से only one alpha particle bounce back with 180 degree angle। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसे कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए, क्या ऑब्जर्वेशंस निकाले उसने? नंबर 1, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड, अधिकांश अल्फा कण है वो सीधे ही गुजर गए। नंबर 2, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा कण स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और नंबर 3, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली वन अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, वापस 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले। उनमें नंबर 1, पहला कॉन्क्लूजन क्या था? अभी ये एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं है, यहां डायग्राम बनाऊंगा मैं। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस
टू द एटम इज एम्प्टी। एटम का जो अधिकांश स्थान है, भाग है, वो एम्प्टी होता है। नंबर 2, if few positively charged alpha particles were deflected, कुछ जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्टेड हुए हैं। देखिए, इट मीन्स दैट इट इज ड्यू टू रिपल्सन। ये जो कारण है वो है रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, ना कि अट्रैक्शन के कारण। तो रिपल्सन किसके कारण होगा? आप सोच सकते हो, जब अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन हम जानते हैं कि समान चार्ज, सेम चार्ज यदि है तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। तो इसका मतलब है इस एटम के अंदर एक स्मॉल रीजन में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होना चाहिए। एक बहुत ही छोटे क्षेत्र, स्मॉल रीजन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जिसके कारण से क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स रिपल्स हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को रदरफोर्ड द्वारा न्यूक्लियस नाम दिया गया। नंबर 3, तीसरा कंक्लूजन क्या था कि द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर। एटम की जो रेडियस है वो लगभग 10 to the power -10 मीटर होती है, जबकि द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power -15 मीटर। तो ये जो रेडियस है ये तो किसकी है? एटम की। और ये किसकी है? न्यूक्लियस की। अनदर वर्ड्स में हम लें कि यदि क्रिकेट की जो बॉल है उसको न्यूक्लियस मान लिया जाए तो एटम की रेडियस 5 किलोमीटर लंबी होगी। यदि क्रिकेट की बॉल को हम न्यूक्लियस मान लेते हैं तो पूरे एटम की जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर लंबी निकल जाएगी। इसके बाद में रदरफोर्ड द्वारा ये ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स को देने के पश्चात रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का न्यूक्लियर मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट क्या होगा कि जो एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। एटम का न्यूक्लियस और एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर एक सराउंडिंग पथ, जिसको बोल सकते हैं सराउंडिंग पथ में हाई स्पीड से चक्कर लगाते हैं। इस सराउंडिंग पथ को नाम दिया उसने ऑर्बिट। और नेक्स्ट नंबर 3, इसे उसने जो अपना सौर मंडल है उससे इसकी तुलना कर दी। यानी कि जिस प्रकार से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं वेरी हाई स्पीड से।
यानी कि यहां से तुलनात्मक रूप से देखा गया तो न्यूक्लियस को किसके समान, सन के समान, और इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेट्स के समान मान लिया गया। एक बार फिर मैं बोल दूं, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने लगभग 100 nm थिकनेस वाली गोल्ड फॉइल का उपयोग किया और इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स का उपयोग किया जिससे निष्कासित होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स को एक लेड प्लेट से होकर गुजारा। जैसे ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर जाकर गिरते हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बिना डिफ्लेक्शन के ही सीधे निकल गए। और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। बहुत ही कम संख्या में अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और इन 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक बाय 180 डिग्री एंगल, यानी लगभग 20,000 में से ओनली 1 पार्टिकल एक 180 डिग्री के एंगल से वापस अपने पथ पर लौट आता है। ये तो उसके ऑब्जर्वेशंस थे। इसके बाद में बात आई कॉन्क्लूजन्स क्या क्या थे। तो कॉन्क्लूजन्स में मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। एटम का जो अधिकांश स्थान है वो एम्प्टी होता है। नंबर 2, ए फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इट मीन्स दैट इट इज ड्यू टू रिपल्सन। जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? रिपल्सन के कारण हो रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम के अंदर एक स्मॉल रीजन के अंदर, बहुत छोटे क्षेत्र के अंदर पॉजिटिव जो चार्ज है वो कंसंट्रेट होना चाहिए और इस स्मॉल रीजन जिसमें पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है इसे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया। और उसने एक्सप्लेन किया कि द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट लगभग 10 to the power minus 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power minus 15 मीटर। यहां तक कि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम किसी क्रिकेट की बॉल को न्यूक्लियस मान लें तो पूरे एटम की जो रेडियस होगी लगभग 5 किलोमीटर लंबी होगी। और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स के आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर हाई स्पीड से चक्कर लगाते हैं और जिन सराउंडिंग पथ के अंदर वो चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट नाम दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट चक्कर लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। धन्यवाद।